और मैंने उस लम तुझे प्यार किया और तूने उस लम मुझे धोखा दिया। तूने किया ये क्यों किया? What a song baby song by Normax Sound Teacher Max. Yo बोले बच्चन जी मेरे महबूब कयामत होगी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो सभी लोग? तो आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, घर बैठे मस्त पे में आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो मैं दिल से माफी चाहता हूँ, काफी दिनों बाद आप लोग के लिए सेकंड चैप्टर लेकर आया हूँ, बट अब मैं रेगुलर रहूंगा और आप लोग के लिए ऐसे ही प्यारा प्यारा कंटेंट फिजिक्स और फिजिकल एजुकेशन दोनों का लाते रहूंगा, टेंशन नहीं लेना। तो इस चैनल पे आप लोग को फिजिक्स फिजिकल एजुकेशन का कॉन्टेंट तगड़ा वाला मिलने वाला है, जो भी मटेरियल के साथ भरा रहेगा, फुल ऑन कॉमेडी मस्ती मजाक के साथ हम लोग टॉपिक को समझेंगे, लेकिन एकदम तगड़े वे में, सो दैट बोर्ड्स एग्जामिनेशन में हम लोग फोल्ड करा सके। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब मार लेना, प्यारा कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। इससे पहले वाला चैप्टर नहीं देखे हो तो जाओ जल्दी से प्लेलिस्ट में देखो और आगे कवर अप करो हमारी सिलम सीरीज को। और इसी तरीके से सारे के सारे वीडियोस आप लोग के लिए आने वाले। और साथ में एक चीज याद रखना, इस वीडियो के अंदर आप लोग को ना यार, ये पहला पार्ट हम लोग कंप्लीट करने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, जो मेजर पोर्शन है। पोटेंशियल के बाद जो कैपेसिटेंस वाला है उसके लिए एक मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, वो कल डाल दूंगा, सो दैट हौच पौच ना हो सके और वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो सके, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। आराम से समझो, आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल देखेंगे, कल वाला जो पार्ट सेकंड रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस देखने वाले, ठीक है जी। तो ऐसे करके हम लोग पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे। सो डिटेल वे में मैं आप लोग को यहाँ पे कवर अप करवाने वाला हूँ। सारे नोट्स आप लोग डाउनलोड कर सकते हो मेरी वेबसाइट से, जिसमें आप लोग को न्यूमेरिकल्स भी इस बार ऐड ऑन करके दे दिया हूं मैंने, जो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। तो इस पूरे के पूरे वीडियो को देखो और प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस के साथ। तो यार बस आप लोग को एक सैंपल पेपर या क्वेश्चन बैंक ले लेना, जिसके थ्रू आप लोग अपनी प्रैक्टिस करना है। तो मैं आप लोग को मेरे एंड से रिकमेंड करना चाहता हूं ओसवाल के तगड़े वाले क्वेश्चन बैंक। तो इसको ले लो, आपकी तगड़ी प्रिपरेशन हो जाएगी, जिसके अंदर आप लोग को यार सारे के सारे क्वेश्चन सिस्टमैटिक वे में बनाकर दिए गए हैं। सारे के सारे आप लोग को न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग को कंटेंट दिया गया 2023 के अकॉर्डिंग है, और जिसमें आप लोग को इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, एमसीक्यू, जो सभी के सभी पैटर्न जो अभी रिसेंटली सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग आया, वो सभी के अकॉर्डिंग बना के दिए गए। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, अमेज़न के थ्रू ले लेना, कम दाम में आपको तगड़ा मिल जाएगा कंटेंट। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जल्दी से जाओ, ऑर्डर मारो और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोग मुझे फॉलो अप जरूर कर लेना अन अकेडमी पे, जहां पे मैं आप लोग के लिए ढेर सारी फ्री क्लासेस लेता रहता हूं। टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लेना, जहां पे मैं आप लोग के लिए हमेशा न्यूज अपडेट्स वगैरह देता रहता हूं, और क्लास रिगार्डिंग सारी अपडेट्स आप लोग को टेलीग्राम के मेरे चैनल और ग्रुप में मिल जाएंगे। इंस्टा में भी मुझे फॉलो अप कर लेना, जहां पे आप लोग मुझे हमेशा आप लोग मेरे साथ जुड़े रह सकते हो। इसी के साथ साथ यार दोस्तों, इन सभी चीजों की लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और साथ में अगर इस चैप्टर के नोट्स चाहिए हो, या इससे पहले वाले चैप्टर के चाहिए, उसके बाद वाले चैप्टर के नोट्स चाहिए हो, हैंड रिटन नोट्स मेरे थ्रू आप लोग को मिल रहे हैं मेरी वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट, जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, या अगर आप चाहो तो रीड कर सकते हो डायरेक्टली वहीं पे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जिससे आप लोग का एक पेज बना रहेगा और आप लोग को एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में सारे के सारे वीडियोस कोर्स टैब के अंदर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को समझने से पहले आप लोग को देखो यार, इसको समझते कुछ इस तरीके से कि यार जैसे किसी की लड़ाई हो गई है किसी के साथ, और आपका दोस्त आपको आगे बता रहा है कि यार वो तो मुझसे बात नहीं कर रही है ऐसा, लेकिन आप उससे ये पूछोगे ना पहले कि भैया क्या हुआ है, दिक्कत बताओ। तो सेम टू सेम यहां पे भी ऐसी ही कंडीशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में। यहां पे एकदम से चीजें आपको समझाई नहीं जाएगी, क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला चैप्टर ये इससे लिंक्ड है, क्लियर है। जैसे चार्जेस क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या है, फिर वो कैसे फोर्सेस लग रहे हैं, पोटेंशियल क्या था, मतलब समझ लो ना, एक सीरीज से चल रहे हो। तो जो सेकंड चैप्टर है वो समझ लो फर्स्ट चैप्टर का आगे का पोर्शन है। वहां हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े थे, अब पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये चीज समझना, कंफ्यूज मत होना, ये एकदम बेसिक या इंट्रोडक्शन पोर्शन से स्टार्ट नहीं होता है, समझ में आया ना, ये एकदम से स्टार्ट होता है। ओके तो चलिए भाई,
तो सबसे पहले जो टॉपिक इसके अंदर आता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहता है, चलो इसको समझते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, हाँ जी हाँ, तो मैंने क्या किया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक टेस्ट चार्ज को रख दिया। टेस्ट चार्ज तो आप सभी लोग जानते हैं, ऐसा चार्ज जिसका खुद का मैग्नीट्यूड नहीं होता है, खुद की फील्ड नहीं होती है, बाटुक सा चार्ज होता है। अब आप किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे तो ये अपने आप उधर जाने की कोशिश करेगा, हाँ या ना। तो मैंने क्या किया, इस चार्ज को यहाँ पे प्लेस किया और इसको यहां से उठा के यहां रख दिया। अब आप बोलोगे ये क्या कर दिया, मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोज में मैंने करने की कोशिश किया, तो मुझे धक्का लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल वर्क डन लगाना पड़ेगा, तभी ये चार्ज अपनी जगह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा पाएगा, हाँ या ना। अब आप बोलोगे भैया ये समझाओ जरा इसके बारे में। जैसे कि आपके नंबर एग्जाम में कम आए, आप जा रहे हो आपके पापा के पास रिपोर्ट कार्ड लेकर, लेकिन दम नहीं है कि उनको रिपोर्ट कार्ड दिखा सके, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है जो आपको भगाने की कोशिश कर रही है। आप टेस्ट चार्ज हो, आप जाना नहीं चाह रहे हो, लेकिन आपके पीछे से मम्मी आती है जो एक्सटर्नल वर्क डन लगाती है, खींचती है आपको और लेकर चले जाती है आपके पापा तक के। तो सेम टू सेम ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही आगे जाएगा, लेकिन अगर आपको इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लेकर जाना है तो आपको एक्सटर्नल वर्क डन लगाना पड़ेगा, तभी ये चार्ज एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो पाएगा। तो समझने की कोशिश करना। फॉर एग्जांपल, जैसे ये पॉइंट 1 पे पहले टेस्ट चार्ज था, तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल रहा होगा। जैसे ही मैंने इसको उठाकर एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इसको यहाँ पे लेकर आ गया, तो अब यहाँ पे कुछ और डिफरेंट पोटेंशियल रहा होगा। तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस से समझते ये है कि यार इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में क्या पोटेंशियल का डिफरेंस आ रहा है उस टेस्ट चार्ज के थ्रू, वो कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन ये कहती है द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a unit positive charge from one point to the another point against the electrostatic force without any acceleration। जैसे कि आप पापा के पास जा तो रहे थे रिपोर्ट कार्ड लेकर, लेकिन यार डर लग रहा था क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पापा की तरफ से आ रही थी, लेकिन मम्मी ने देखी कि आप साइन नहीं कराओगे, तो आपको उठाई मम्मी ने और धक्का मार के खींच तान कर आपको लेकर गई पापा के पास, एक्सटर्नल वर्क डन लगा के। और मम्मी ने एक अल्टीमेटम भी दी, चुपचाप से चलना, मोहल्ले तक आवाज नहीं जानी चाहिए। मतलब क्या कि इस चार्ज को कुछ ऐसे लेकर आना है कि इसमें कोई एक्सेलरेशन ना लगे, इसलिए यहां पे लिखा है विदाउट एनी एक्सेलरेशन, या आप कह सकते हो इसकी जगह विदाउट एनी काइनेटिक एनर्जी। तो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में जो एक्सटर्नल वर्क डन लगता है किसी एक पॉइंट चार्ज में अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ऐसे लेकर जा रहे हो आप कि यार किसी टाइप का कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो। क्लियर है, ये कहलाता है आप लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, सीधी सिंपल बात, एक्सटर्नल वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। एक चीज याद रखिएगा, हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के लिए निकलेगा, सिंगल पॉइंट के लिए नहीं निकलता। आप खुद समझो ना, डिफरेंस निकाल रहे हो, आपके पापा हमेशा आपके नंबर किसी दूसरे लड़के से कंपेयर करेंगे ना कि शर्मा जी के लड़के को देखो कितने नंबर लाए, मतलब क्या डिफरेंस। तो यहाँ पे भी पहले यहाँ पे था टेस्ट चार्ज, अब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे था तो कुछ और पोटेंशियल रहा होगा, यहाँ पे था तो कुछ और पोटेंशियल रहा, तो इन दोनों पोटेंशियल के बीच में क्या डिफरेंस है वो समझाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो फॉर्मूला होता है इसका डेल वी विच इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। अब डेल वी लगाया मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, कहां लेकर गए, फाइनल ये है माइनस इनिशियल ये, तो मतलब कितना हो जाएगा V2 माइनस V1 विच इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। तो ये फॉर्मूला है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का, इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब आप कहोगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है भैया, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कंफ्यूज हो रहे हो। पोटेंशियल डिफरेंस याद रखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस में आप लोग दो पॉइंट के लिए निकालते हो, यहां पे सिंगल पॉइंट के लिए। लेकिन भैया थोड़ी देर पहले आप इन्हें तो कहे थे कि सिंगल पॉइंट के लिए डिफरेंस नहीं निकलता, तो यहां करना क्या होगा, कहना क्या चाहते हो। यहां पे हम लोग लेंगे तो दो पॉइंट, लेकिन दूसरा जो पॉइंट है, मतलब दूसरा जो आप लोग का पोजीशन है वो ऐसा लेंगे जो इनफाइनाइट पे हो, और इनफाइनाइट पे पोटेंशियल जीरो होता है। तो जब भी मैं फाइनल माइनस इनिशियल भी करूंगा तो मेरा सेकंड वाला तो इन्फिनिटी पे आया ना, मतलब एक जगह से जो उठा के ला रहे थे वो इन्फिनिटी पे आया, और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो होता है, तो किसी एक के लिए वैल्यू निकल जाएगी। तो यार इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि द अमाउंट ऑफ चार्ज, अब देखना यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से या एक रेफरेंस पॉइंट से आप उठा के ला रहे थे, यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज को उठा के ला रहे हैं इन्फिनिटी से, और इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। क्लियर है यहाँ तक के, तो आप इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज को उठा के लाए अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और कुछ ऐसे लेकर आए कि किसी भी टाइप का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो सके। तो जैसे आप लोगों ने किसी टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से उठाकर लेकर आए किसी दूसरे पॉइंट पे, तो सीधी सिंपल बात, इनफाइनाइट से उठा के लेके आएंगे तो इन्फिनिटी पे तो पोटेंशियल जीरो रहा होगा, किसी दूसरे पॉइंट पे लेकर आए तो लेट्स से इसका नाम V2 होगा। तो अब हम चेक कर रहे हैं किसी एक सिंगल पॉइंट पे कितना आ रहा है, तो देखते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है उसी को लगाना है, डेल V विच इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। इसको मैं ऐसा भी लिखता हूँ
V2 माइनस V1 एक्सटर्नल वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। अब देखो V1 जो है मतलब V1 तो ये रहा होगा, कहाँ, जहां से उठा के लेकर आए, कहां से लेकर आए, इनफाइनाइट से उठा के लाए, तो इनफाइनाइट माइनस V2 और V इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी और आपका फॉर्मूला ये आ जाएगा। V2 को हटा के सिंपल V लिख सकते हैं और V की वैल्यू आ जाएगी एक्सटर्नल वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। याद रखिएगा पोटेंशियल में आप लोग किसी एक सिंगल पॉइंट के लिए निकाल रहे हो, लेकिन टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के लाओगे तभी ऐसा पॉसिबल है। समझ में आया? पोटेंशियल डिफरेंस में दो रेफरेंस पॉइंट या नोन पॉइंट से उठाकर लेकर आ रहे हो, फॉर्मूला बनता है डेल वी विच इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज और इसका बनता है वी विच इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। होप सो तुम लोग को क्लियर है। एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ रेफरेंस पॉइंट, इन्फिनिटी से उठा के लाए और किसी रेफरेंस पॉइंट में लेकर आए, वो भी अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट में लेकर आ रहे हो और कुछ ऐसे लेकर आ रहे हो कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को ये चीज समझ में आ गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। कंफ्यूज नहीं होना, अभी भी समझा रहा हूं, ठीक है। और सुनो मेरी बात, जो आप लोग को मैं नोट्स दे रहा हूं ना, हैंड रिटन नोट्स, उसके अंदर आप लोग को सारे टॉपिक के बाद इंपॉर्टेंट वाले आप लोग के न्यूमेरिकल्स भी है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है आप लोग उसको एक बार कर लेना। विद सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड किया, वेबसाइट में लिंक अवेलेबल है, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप लोग को दिक्कत आ रही है आपकी घर बैठे प्रिपरेशन करने में, कम टाइम बचा हुआ एग्जाम के लिए, तो आप लोग अनअकैडमी के साथ जा सकते हो, जहां पे उनके सब्सक्रिप्शन के थ्रू आप लोग अनअकैडमी के बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। सिस्टमैटिक वे में आप लोग को सारे के सारा कंटेंट अवेलेबल होता है, जहां पे इंडिया के टॉप एजुकेटर आप लोग को घर बैठे पढ़ा रहे हैं। क्लास 12 के अगर अकॉर्डिंग आप लोग को पढ़ना है तो बेशक आप लोग ज्वाइन कर लो, जहां पे आप लोग को लाइव क्लासेस के साथ साथ हमेशा आप लोग को टेस्ट सीरीज अवेलेबल होती है, मेंटरशिप गाइडेंस वगैरह सब कुछ आप लोग को मिलने वाली है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से जाके आप लोग क्लास 12 के लिए चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप लोग को एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप लोग को मेरा कोड ZKIZAKI100 यूज करना है, सो दैट आपके सब्सक्रिप्शन में एकदम से डाउनफॉल होने लग जाएगा और सब्सक्रिप्शन रेट और कम हो जाएगा और डिस्काउंट मिल जाएगा और आप लोग अपनी प्रिपरेशन घर बैठे स्टार्ट कर सकते हो। और अनअकैडमी में मैं भी आप लोग को पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स और फिजिकल एजुकेशन, तो आप लोग मेरे साथ भी पढ़ सकते हो। तो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो यार ये ना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज जैसे ही, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। तो देखो जैसे आप लोग को दिख रहा होगा, ये रहा एक पॉइंट चार्ज जिसका नाम है Q, कैपिटल Q, क्लियर है। मैंने माना इस कैपिटल Q से लेकर एक P पॉइंट पर मुझे निकालना है कि पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आएगी, क्लियर है। तो मैं कैसे निकालूंगा? पोटेंशियल तभी निकाल सकते हैं जब, समझना ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं, पोटेंशियल तभी निकाल सकते हैं जब आप किसी चार्ज को उठा के किसी एक रेफरेंस पॉइंट पे लेकर आओ। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक टेस्ट चार्ज है जिसको इन्फिनिटी से उठाकर ला रहे हैं, क्लियर है। यहां तक के पोटेंशियल निकालना है, इसलिए हम लोग इन्फिनिटी से उठा के ला रहे हैं, क्लियर है। डिफरेंस नहीं निकाल रहे, क्लियर है। तो पोटेंशियल निकाल रहे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के ला रहे हैं। मैं क्या किया, एक टेस्ट चार्ज लिया, उसको इनफाइनाइट से उठाकर इस पॉइंट P पे लाके रख दिया। अब आप खुद दिमाग लगाओ, अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को यहां पे लाके रख दूंगा तो होगा क्या, सीधी सिंपल बात, आपको आपकी मम्मी ने पापा के पास ले जाकर खड़ा तो कर दी, लेकिन मम्मी चले गई तो आप भी चुपचाप से खसक जाओगे। पापा बोलेंगे क्या हुआ, आप बोलोगे कुछ नहीं, ऐसे ही आया था तो, और आप निकल जाओगे, रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखाओगे। लेकिन आपको अगर वहीं पे बैठाल के रखना है, मतलब क्या, देखो टेस्ट चार्ज जब आप इसको इधर लेकर आओगे तो जो इस चार्ज की वजह से फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो इसको वापस से इनफाइनाइट पे पहुंचा देगा। मतलब क्या, ये टेस्ट चार्ज यहां आएगा और फिर अपने आप वापस चला जाएगा। अब आप खुद दिमाग लगाओ, इसको अगर यही बैठा के रखना है तो जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहां लग रहा है उतना ही एक्सटर्नल फोर्स अगर लगा देंगे तो क्या ये टेस्ट चार्ज यही रह जाएगा। मतलब क्या, हाँ आपकी मम्मी ने आपको उठाकर लेके गई एक्सटर्नल वंडर लगा के पापा के पास और मम्मी वहीं खड़ी है पीछे, अब निकल के दिखाओ, मतलब पापा से जितना फोर्स निकल के आ रहा है उतना मम्मी भी लगा रही है। अब आप वहीं खड़े रहोगे, रिपोर्ट कार्ड दिखाओगे, दो सुनोगे और फिर साइन करवाओगे, क्लियर। तो सेम टू सेम कंडीशन यहाँ पे भी हो रही है। तो टेस्ट चार्ज को उठाकर यहां पर लेकर आए, इस चार्ज को यहीं बैठाने के लिए जितना फोर्स इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज से लग रहा था उतना ही फोर्स आप लोगों ने एक्सटर्नल में इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिए, सो दैट ये टेस्ट चार्ज यहीं बैठे रह सके। आप खुद दिमाग लगाना, जैसे इस चार्ज को यहां से यहां लेकर आया गया होगा तो फोर्स लगा होगा इंस्टेंटेनियसली, तो एकदम से भागने की कोशिश किया होगा, कितना भागा होगा, dr डिस्टेंस में भागने की कोशिश किया होगा। बट जैसे आप लोगों ने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो वापस से अपनी जगह पर आ गया होगा। तो इस तरीके से इस डायग्राम को आपको समझना है। याद करिए, ये टेस्ट चार्ज है, यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को r कहा गया। जैसे ही चार्ज को यहां पर लेकर आए थे तो ये हल्का सा डिस्प्लेस हुआ था, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा तो ये भागने की कोशिश किया होगा, तो मैंने माना है dr डिस्टेंस भागा होगा। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो तुरंत ये वापस से अपनी जगह पे आ गया होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करना कि अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को यहां से उठाकर यहां लाकर रख दूं और एक्सटर्नल फोर्स ना लगाऊं तो ये चार्ज कहां जाएगा, क्या ये वहीं बैठा रहेगा या कहीं और चल जाएगा। पॉज करो, कमेंट बॉक्स में आंसर करो, क्लियर है। 2000 years later.
अब जैसे मैंने आप लोग से कहा इस टेस्ट चार्ज को यहां पे बैठा के रखना है, तो जितना फोर्स यहां से लग रहा है उतना अपोजिट यहां से लगाना पड़ेगा। तो सीधी सिंपल बात, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है मतलब कूलम्बियन फोर्स, तो Q मतलब Q1 ये हो जाएगा और Q2 ये हो जाएगा, तो 1/4πε0 Q0 अपॉन R का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक के? जैसे आप देख पा रहे होंगे जितना फोर्स यहाँ पे लग रहा है उतना ही एक्सटर्नल फोर्स आप लोग को अपोजिट में भी लगाना पड़ेगा और सेम रहेगा। क्लियर है यहाँ तक के? तो याद रखिएगा ये इसके बराबर होगा बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ये इस तरफ लग रहा है और ये इस तरफ लग रहा है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्लियर है यहाँ तक के? हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें पोटेंशियल निकालना है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, डेल वी विच इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन अपॉन Q0। अब मुझे एक बात बताओ, एक्सटर्नल वर्क डन कहां से कहां लगा? हमने कहा एक्सटर्नल वर्क डन लगा इन्फिनिटी से लेकर P डिस्टेंस तक के, समझ में आया? इन्फिनिटी से लेकर P डिस्टेंस तक के आप लोग का लगा क्या? वर्क डन। तो आपको कैलकुलेट करना होगा ये चीज, आप खुद दिमाग लगाओ। यहां पे हमें क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है। क्या ये वर्क डन निकल पाएगा? मतलब क्या वी हैव टू कैलकुलेट, देखो समझो समझो समझो, अगर हम लोग यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू रख देंगे तो हमारा पोटेंशियल निकल जाएगा। अब हम लोग को ये वर्क डन की वैल्यू निकालना है इन्फिनिटी से P तक के। आप खुद दिमाग लगाओ कि वर्क डन क्या होता है। तो सभी लोग दिमाग लगाए कि हम लोग को कैलकुलेट करना है वर्क डन, और वर्क डन कितना होगा यार? वर्क डन होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ था चार्ज का? जैसे ही चार्ज यहाँ पहुंचा था तो हल्का सा डिस्प्लेस हो गया था dr डिस्टेंस पे, हाँ यार। तो जैसे ही डिस्प्लेस हुआ होगा तो इतनी वैल्यू हुई होगी। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? इन्फिनिटी से P तक है, क्योंकि चार्ज को आपने इन्फिनिटी से P तक की उठाकर रखे। आप खुद दिमाग लगाओ, इन्फिनिटी पे क्या आपको फोर्स मालूम होगा कितना हुआ होगा? इन्फिनिटी पे इसका क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा ये मालूम होगा? नहीं ना। तो भैया ये सब क्या हो रहा था यहाँ पे? जो हो रहा था, ये जो हो रहा था ये पॉइंट P पे हो रहा था। इन्फिनिटी पे क्या हो रहा था हमें नहीं मालूम, इनफाइनाइट पे क्या चल रहा है आपको क्या मालूम? आपने उसको बोल तो दिया कि मैं तेरे लिए चांद तोड़ कर ले आऊंगा, लेकिन आपको क्या मालूम चांद कितना बड़ा है? बेटा मस्ती नहीं। थोड़ा मजाक है, आम का पेड़ है क्या कोई? तो मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है। हम जानते हैं P पॉइंट के बारे में, ना कि इनफाइनाइट के बारे में। आपको दिमाग लगाओ एक चीज, इन्फिनिटी से P तक के जब चार्ज जा रहा है तो सेम टू सेम P से इन्फिनिटी तक के लिए भी जा रहा होगा। मतलब क्या, यहां से यहां के लिए जो वैल्यू होगी सेम टू सेम P से इन्फिनिटी के लिए भी वही वैल्यू होगी। बस जो वैल्यू ये आएगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में साइन लगा देना। मतलब यहां से यहां अगर पॉजिटिव होगा तो यहां से यहां वाली वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव में होगी, या यहां से यहां वाली जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव में होगी, तो यहां से यहां वाली जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव में होगी। बस इसके अलावा क्या ही होगा? तो देखो इन्फिनिटी से P के लिए हम लोग नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे? P से लेकर इन्फिनिटी तक की निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग वर्क डन लगाएंगे P से लेकर इन्फिनिटी तक के, इंटीग्रेशन P से इनफाइनाइट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स के बारे में हमें पता है, ये रहा वो फोर्स, ये रहा, इसलिए हमने निकाले, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं, तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट आता है, डॉट जैसे ही हटाओगे तो कॉस थीटा आ जाएगा। फोर्स की वैल्यू यहां से पुट करें 1/4πε0 को हमने k लिख दिए, तो k Q0 अपॉन R स्क्वायर dr सेम टू सेम, डॉट को हटाए तो कॉस थीटा आया। अब आप खुद समझो, इस चार्ज को यहां से उठाकर यहां लेकर गए, कितना एंगल बना? यहां से उठाकर यहां लेकर गए तो 180 डिग्री का बना ना। तो यहां पे cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री कितना होता है? -1, इसलिए यहां -1 लग गया P से लेकर इन्फिनिटी तक के। बाकी सारी वैल्यू सेम, इसमें कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखो इंटीग्रेशन किसका होगा? जिसका डेरिवेटिव, कौन है डेरिवेटिव? dr है, तो r वाली जो टर्म है सिर्फ उसी का इंटीग्रेशन, बाकी सब बाहर। तो -k Q0 इनफाइनाइट P से लेकर इन्फिनिटी तक के, और dr बाय r का स्क्वायर। मेरे ख्याल से ये तो मालूम होगा 1/r स्क्वायर कैसे इंटीग्रेट होता है। ये -2 + 1 इस तरीके से होगा, और आपकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी -k Q0 -1/r P से लेकर इन्फिनिटी तक की। तो आप क्या करोगे? एक बार r पे इन्फिनिटी रखोगे, एक बार r पे P रखोगे, क्लियर है, और इसकी वैल्यू को सॉल्व करोगे। कैसे करेंगे? नहीं, आप खुद दिमाग लगाओ, यहाँ पे P क्या है? P तो एक पॉइंट है, क्या पॉइंट के लिए इंटीग्रेशन हो पाएगा? अरे हमें डिस्टेंस चाहिए ना, डिस्टेंस। जैसे आपके किसी चाचा ने कहे कि यार हम ना लाल चौक तक आ चुके हैं, अच्छा, और आपको मालूम है आपके घर से लाल चौक की दूरी है 2 किलोमीटर, तो डिस्टेंस मालूम है, तो आपको यहाँ पे डिस्टेंस रखना है। मतलब जैसे कि P को अगर मैं रिप्लेस करके R रख दूं तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। लाल चौक और 2 किलोमीटर दूर लाल चौक में क्या डिफरेंस है? P पॉइंट मतलब लाल चौक तक के 2 किलोमीटर ही है ना, तो आप पॉइंट का नाम ले लो या डिस्टेंस का नाम ले लो, लेकिन इंटीग्रेशन कर रहे तो हमें डिस्टेंस की वैल्यू चाहिए, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? P को रिप्लेस करके R कर दे रहे हैं, बस और कुछ नहीं। तो P को रिप्लेस करके R कर दिए, जो P की वैल्यू थी उसकी जगह पे R आ गई, और यहाँ पे P की जगह पे R आ गई। अब आप क्या करोगे? एक बार R की जगह पे इन्फिनिटी रखोगे, माइनस एक बार R की जगह पे R रखोगे। ये बेसिक इंटीग्रेशन है, उसके थ्रू कर रहा हूं मैं, ये मैं खुद से कुछ नहीं कर रहा हूं, ठीक है जी। तो -1/∞ हुआ एक बार, फिर आएगा माइनस, फिर आएगा ब्रैकेट में -1/r की वैल्यू यहां रखे तो R है।
अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/∞ 0 हो जाएगा, तो ये टर्म पूरी 0 हो गई है और ये माइनस माइनस प्लस हो गए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो आपका वर्क डन निकल के आया है P से लेकर इन्फिनिटी तक के, वो आया है -KQ/r², P से इन्फिनिटी तक। हाँ है ना? हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था इन्फिनिटी से P। मैंने क्या कहा था? हम P से इन्फिनिटी निकाल लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसका साइन अपोजिट कर देंगे और इन्फिनिटी से P पे रख देंगे। मतलब क्या, जैसे आप देख रहे हो P से इन्फिनिटी की वैल्यू नेगेटिव में ये वाली वैल्यू है, तो पॉजिटिव में इन्फिनिटी से P के लिए हो जाएगी। तो हमने क्या करें, इनडायरेक्ट वे में इन्फिनिटी से P के लिए वैल्यू निकाल ली और वर्क डन कितना हो गया, +KQ/r²। होप सो तुम लोग को क्लियर हुआ होगा, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो। आई होप यहाँ तक कि तुम लोग को समझ में आया। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 बनाओ, इस वैल्यू को आपको बेसिकली यहाँ पे पुट कर देना और आपको आगे सॉल्व करना है। तो जैसे आप लोगों ने पुट करे तो KQ/r/Q0 आया और Q0 से Q0 कट गया और आपकी डेल V की वैल्यू इतनी आ गई, या फिर मैं कह सकता हूँ बेसिकली V की जो वैल्यू है वो आ गई 1/4πε0 Q/r। तो याद रखिएगा ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने 3 फॉर्मूले अभी तक के इवॉल्व करते हुए देख चुके होंगे। एक तो रहा होगा कूलम्बियन फोर्स, हाँ या ना, जो लगभग कुछ इस तरीके से दिखता है। फिर देखे होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कुछ इस तरीके से दिखता है, सेम टू सेम रहते हैं, ठीक है ना। और V का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से दिखता है। क्लियर है यहाँ तक के? इसको कैपिटल Q की जगह स्मॉल भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप पे डिपेंड करता है, बस आपकी समझदारी पे और कुछ नहीं। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक के तुम लोग को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में काफी बार पूछा जाता है। आपको ये डेरिवेशन आना चाहिए, बेसिक सा डेरिवेशन है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ पे करना क्या था, बेसिकली आपको कैलकुलेट करना था इस P पॉइंट में कितना पोटेंशियल आ रहा है। क्लियर है? कैसे करें, आपने इन्फिनिटी से चार्ज को उठा के P पॉइंट पे लाए और आपको करना क्या था, पोटेंशियल की वैल्यू निकालना था। तो वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज तो मालूम है आप लोग को वैल्यू क्या है उसकी, Q0 है। वर्क डन नहीं मालूम था इन्फिनिटी से P, लेकिन आपको ना इनफाइनाइट पे क्या वर्क डन हो रहा होगा, कितना फोर्स लग रहा होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट, ये नहीं मालूम था। हमने क्या करें, हमने P से इन्फिनिटी की वैल्यू निकाले, उसकी वैल्यू को अपोजिट कर दी, तो इन्फिनिटी से P की वैल्यू निकल गई, यहाँ पुट करें और आपका आंसर ये आ गया। होप सो तुम लोग को क्लियर हो रहा होगा, कॉम्प्लेक्स तो नहीं लग रहा है। अगर लग रहा है तो I'm really sorry यार, बट मैं जितना इजी हो सकता है उतना इजी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। मतलब क्या, यहाँ पे ढेर सारे चार्जेस होंगे किसी एक सिस्टम में और हर चार्ज का खुद का इंडिविजुअल, आप लोग का क्या होगा, आप लोग का नहीं, मतलब इंडिविजुअल चार्जेस का पोटेंशियल होगा। जस्ट इमेजिन। तो सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल क्या करता है, वो उन सब का एल्जेब्रिक सम या वेक्टर सम कर देता है, सो दैट उनका नेट वैल्यू निकल जाए। किसका नेट वैल्यू निकालना है सुपरपोजिशन से, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। तो मतलब क्या होगा, जितने भी चार्जेस प्रेजेंट होंगे उनका इंडिविजुअल। अब देखो Q1 चार्ज का पोटेंशियल कितना होगा, V1, Q2 चार्ज का V2, Q3 चार्ज का V3, ऐसे Qn चार्ज का Vn, है ना, Vn सॉरी। तो नेट पोटेंशियल कितना होगा सिस्टम का जिसके अंदर n नंबर ऑफ चार्जेस है, तो वो हो जाएगा V नेट विच इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 से लेकर Vn तक के। तो क्या होता है सुपरपोजिशन, दैट मींस द सिस्टम ऑफ चार्जेस कैन बी कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग द अलजेब्रिक सम ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू द इंडिविजुअल चार्जेस। हल्की चीज, कोई ज्यादा टॉपिक टफ नहीं था मेरे ख्याल से। कुछ भी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। याद है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल करे थे, जहां पे ई इक्वेटोरियल की वैल्यू और ई एक्सियल की वैल्यू निकाले थे। सेम टू सेम ये भी वैसे डेरिवेशन है, बस यहाँ पे वी की वैल्यू निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारा डाइपोल में, इलेक्ट्रिक डाइपोल में। तो करना क्या है, सबसे पहले हम लोग एक्सियल पोजीशन के लिए निकाल रहे हैं। एक्सियल में क्या, हम लोगों ने बेसिकली एक डाइपोल लिए, जैसे -Q और +Q और ये 0, याद है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब क्या, दो चार्जेस को सेपरेट कर दो एल डिस्टेंस से तो एक डाइपोल क्रिएट हो जाता है, तो ये डाइपोल है। क्लियर है? याद करो, यहाँ से P पॉइंट पे आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड वहां निकाले थे, यहाँ पोटेंशियल की वैल्यू पता करना है क्या आएगी। हमने माने 0 से लेकर P पॉइंट तक की डिस्टेंस x है, तो सीधी सिंपल बात, यहाँ मतलब सेकंड वाले चार्ज से लेकर P तक की क्या होगी डिस्टेंस, टोटल x में से l माइनस कर दो तो x माइनस l। इसी तरीके से x में से प्लस l ऐड कर दो तो x प्लस l। ये तो हलवा चीज है, इसमें करना क्या है, अरे कुछ नया नहीं करना है। जैसे वहां पे याद है हम लोगों ने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए थे, यहाँ पे नेट पोटेंशियल निकाल लेना। तो सीधी सिंपल बात, इस पॉइंट P पर हमें पता करना है कि इस चार्ज की वजह से V1 पोटेंशियल और इस चार्ज की वजह से V2 पोटेंशियल, दोनों का समेशन होकर यहाँ सुपरपोजिशन की वैल्यू कितनी निकल रही है, V की वैल्यू। तो आप खुद जानते हो P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, तो हमें क्या करना है, बेसिकली V नेट की वैल्यू निकालना है। V नेट कितना होगा, V1 प्लस V2। क्लियर है? दो चार्ज का पोटेंशियल इस P पॉइंट पर क्या आएगा। तो सीधी सिंपल बात है, अगर हम बात करें पहले चार्ज के लिए पोटेंशियल कितना आएगा, तो पहला चार्ज नेगेटिव है, यहाँ पे साइन डिनोट करना जरूरी रहता है। तो फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, क्योंकि Q की वैल्यू नेगेटिव है इसलिए -KQ/r
आर आर होता है ना, मतलब आर मतलब डिस्टेंस, मतलब कहां से कहां तक की, अरे किसी एक पॉइंट तक की डिस्टेंस किसी एक चार्ज से। तो इस चार्ज की यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, एक्स प्लस एल, तो यहाँ पे एक्स प्लस एल आ गया। इक्वेशन नंबर सेकंड बना दी इसको। सेकंड चार्ज के लिए, ये सेकंड चार्ज है, इस पॉइंट पी पे निकालना है, तो डिस्टेंस कितनी आई, एक्स माइनस एल, तो मतलब प्लस के क्यू अपॉन आर, आर की वैल्यू एक्स माइनस एल। मतलब समझ में आया, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, ये दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना आप लोग को। इसका नाम V1 दे दो, इसका नाम V2 दे दो, क्लियर है। तो V1 और V2 की वैल्यू को आप लोग को नेट पोटेंशियल पे पुट करना है। नेट पोटेंशियल पे जैसे पुट करोगे तो इस तरीके से हो जाएगा। यहां से KQ कॉमन निकाल सकते हैं बोथ साइड से, जी हाँ। तो अंदर बचेगा माइनस एक्स माइनस एल माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एल, क्लियर है। आपको एलसीएम ले लेना है, एलसीएम लोगे तो क्या होगा, a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इधर चल जाएगा x प्लस एल, ये इधर चल जाएगा x माइनस एल, बीच में माइनस आएगा, माइनस खोलेगा तो माइनस 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 प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस। तो मतलब यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, सीधी सिंपल बात, दिमाग लगाइएगा, गलत नहीं करना है। x से x कट जाएगा, ये 2l हो जाएगा, वैल्यू बचेगी आप लोग की देखो KQ बचा हुआ है यहाँ पे, 2l बचा हुआ है, और नीचे की वैल्यू मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। हाँ, आप सभी लोग जानते हो कि यार अंडरटेकर यहाँ पे उभर कर आने वाला। अंडरटेकर मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डाइपोल मूवमेंट। क्या होता है वो होता है आप लोग का P विच इज इक्वल टू Q इंटू 2l। तो जहां पे भी आपको 2l दिख रहा है और Q दिख रहा है, इसको रिप्लेस मार के P लिख देना आप लोग को, तो KP अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ये हो जाएगा। कितनों को ये चीज क्लियर हुई? बन जाएगा। अब इसी तरीके से याद है अगर आप लोग को, तो मैंने आप लोग को उस टाइम भी समझाया था कि दोनों डाइपोल के बीच की डिस्टेंस बहुत छोटी है एज कंपेयर टू एक्स डिस्टेंस के। एक्स डिस्टेंस और एल डिस्टेंस में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। एल बहुत छोटा है, एक्स बहुत बड़ा है, इस वजह से एक्स इतना बड़ा है एल से कि यार एल स्क्वायर को नेग्लिजिबल ले लो, तो ये वैल्यू नेग्लिजिबल मतलब जीरो हो जाएगी। तो जो वी की वैल्यू आएगी वो आएगी KP अपॉन एक्स की पावर 2, या मैं कह सकता हूं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन एक्स की पावर 2। यहां तक क्लियर है? याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में E की वैल्यू आई थी जब एक्सियल के लिए निकाले थे, वो आई थी 2P अपॉन एक्स की पावर 3। क्या इतना ही आया था? कमेंट बॉक्स बताना, दोनों को कंपेयर करने को कई बार आ जाता है, फॉर्मूले याद होने चाहिए, गलत नहीं करना, ठीक है ना। फेवरेट क्वेश्चन है CBSE का। तो आगे बढ़ते, इक्वेटोरियल की बात करें। इक्वेटोरियल पोजीशन पे मतलब इक्वेटोरियल क्या होता है? इक्वेटोरियल मतलब परपेंडिकुलर, फैजल खान का भाई बाबू खान उस बबुआ उस परपेंडिकुलर। तो मतलब क्या, जैसे ये डाइपोल रहा आप लोग का माइनस क्यू प्लस क्यू, इनके बीच की डिस्टेंस O और बोथ साइड की जो लेंथ है वो L है। मतलब क्या, डाइपोल की परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस को इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं। यहाँ पे हमको कितना पोटेंशियल आ रहा है ये पता करना है। मतलब करना क्या होगा, इस चार्ज का पोटेंशियल V1, इस चार्ज का पोटेंशियल V2, तो नेट पोटेंशियल कितना निकल कर आ रहा है ये हमको कैलकुलेट करना है। आप खुद ध्यान दो, O से लेकर P तक की डिस्टेंस को क्या दिए थे हम लोगों ने यहाँ पे भी नाम, यहाँ पे x दिए थे, तो यहाँ पे भी x ही दे रहे, क्लियर है। हमने माने कि यार जो साइड्स है इनका नाम r है, साइड्स है इनका नाम r, क्लियर है। पाइथागोरस के हिसाब से आप मुझे बताओ r की वैल्यू क्या होगी। तो r की वैल्यू इस ट्रायंगल के हिसाब से कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। तो बोथ साइड अंडर रूट कर दिया, तो r की वैल्यू मेरी मिल गई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कितनों को क्लियर हुआ? हमें इस P पॉइंट पर नेट पोटेंशियल निकालना है V1 प्लस V2 की वैल्यू, क्लियर है। तो जैसे आप लोग V1 प्लस V2 की वैल्यू निकालोगे, कैसे निकालोगे? अरे भाई पहला चार्ज है, मतलब माइनस KQ अपॉन R। अब आप बोलोगे माइनस क्यों लगा? माइनस इसलिए लगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है इसलिए, क्लियर है। अपॉन R, देखो KQ अपॉन R होता है, तो Q की वैल्यू नेगेटिव इसलिए नेगेटिव आ गया। R मतलब क्या, डिस्टेंस, ये R निकाल देना अभी, इसकी वैल्यू को यहाँ रख दो, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। सेकंड चार्ज के लिए पोटेंशियल कितना निकलेगा, KQ अपॉन R। तो Q कितना है यहाँ पे, पॉजिटिव है, R कितना है यहाँ पे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। कितनों को क्लियर हुआ? मतलब V1 V2 इन दोनों की वैल्यू को आप लोग को यहाँ पे पुट कर देना है। जैसे आप इन दोनों वैल्यूज को पुट कर दोगे तो देखोगे कि दोनों वैल्यू तो साला सेम ही है और कट जाएगा। ये कटना तो वैसे सबका तय ही है, लेकिन यहाँ पे भी कट जाएगा और वैल्यू जीरो आ जाएगी, क्लियर है यहाँ तक के। और जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी V नेट की वैल्यू जीरो। मतलब क्या, मतलब ये कि पोटेंशियल पे इक्वेटोरियल पर क्या बोल रहा हूँ इक्वेटोरियल
पोजीशन पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 आती है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन x की पावर 3। तो कंपेयर करने को आ जाए तो बनना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना। तो ये दोनों डेरिवेशन आई होप तुम लोग को समझ में आ गए होंगे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का, इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। वो भी किसके लिए? एट एनी पॉइंट के लिए, मतलब कोई भी रैंडमली पॉइंट ले लो। मतलब क्या, जैसे एक डाइपोल लिए, नेगेटिव पॉजिटिव, बीच में O, साइड्स में L डिस्टेंस, तो मतलब ये एक डाइपोल क्रिएट कर दिया। इसका मैंने कहा आंख बंद करके कि आर्बिट्री पोजीशन एक ले लिया Q। इस Q पॉइंट पे आप लोग को निकालना है कि वैल्यू कितनी आएगी नेट पोटेंशियल। तो मैंने कहा कि अगर ऑब्जर्व करूं अच्छे से तो यहाँ पे एंगल थीटा फॉर्म हो रहा है, और ये थीटा मुझे नहीं मालूम है, अननोन वैल्यू। क्लियर? क्योंकि इससे पहले हमने जो निकाले थे एक्सियल के लिए निकाले थे एक बार, मतलब 0 डिग्री के लिए, और एक निकाले थे 90 डिग्री के लिए, मतलब हमारा इक्वेटोरियल वाला। अब हम रैंडम कोई भी पोजीशन के लिए ले रहे हैं कि उसके लिए कितना पोटेंशियल निकल कर आएगा। तो ध्यान देना आप लोग, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डाइपोल की जो डायरेक्शन है वो कहाँ से कहाँ जाती है? पॉज करो, आंसर करो। वो जाती है नेगेटिव से पॉजिटिव। तो P की डायरेक्शन इस तरफ है, मैं कह सकता हूँ P की डायरेक्शन इस तरफ है। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एंगल थीटा दिख रहा है तुम लोग को? हाँ या ना? मैं क्या कर रहा हूँ, उसको जानबूझ के दो कॉम्पोनेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो मैंने क्या किया, ये लाइन के एकदम परपेंडिकुलर पे ये लाइन ड्रॉ कर दिया। क्लियर है? ये लाइन के परपेंडिकुलर पे ये लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने। क्या बात है? तो आप अगर अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे होंगे, एक तरफ में थीटा बन रहा है, एक तरफ में थीटा नहीं बन रहा है। मुझे क्या करना है, इस तरफ में P की वैल्यू जा रही है, मुझे इस कंपोनेंट में P की वैल्यू निकालना क्या आएगी, और इस कंपोनेंट में P की वैल्यू क्या आएगी वो निकालना। आप सभी लोग जानते हो कि जिसके साथ एंगल बनता है वहां cos थीटा बन जाता है। तो मतलब इस तरफ P की डायरेक्शन, तो इस तरफ P की डायरेक्शन क्या होगी? P cos थीटा। समझ में आया? जिस तरफ एंगल नहीं बन रहा उस तरफ क्या? P sin थीटा। ये कंपोनेंट आप लोगों ने बचपन में देखे होंगे यार, जिसके साथ एंगल बनता है वाला cos थीटा होता है, जिसके साथ नहीं बनता वो sin थीटा होता है। तो जिसके साथ एंगल बन रहा है वो cos थीटा, मतलब डायरेक्शन क्या थी इसकी? P थी, और ये वाले की क्या आ जाएगी? P cos थीटा, और ये वाले की P sin थीटा। कितनों को क्लियर हुआ ये चीज? हाँ या ना? अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, इस पूरे के पूरे डायग्राम को दो टाइप से समझने वाला हूं। इस Q पॉइंट पर मैं क्या कर रहा हूं, एक बार ना इस डाइपोल को रोटेट कर कर कुछ इस तरीके से ला दे रहा हूं। समझो इस तरफ में नेगेटिव आ गया, नेगेटिव Q, इस तरफ में पॉजिटिव Q और 0। समझो जैसे ये है ना, और मैं क्या कर रहा हूं, उसको ऐसा लिखा है जैसे, समझो मेरा हाथ है यहां से यहां तक कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव, और ये पॉइंट जो है Q है। मैं क्या कर रहा हूं, इसको ऐसा ला रहा हूं। तो इधर Q आ गया, इधर पॉजिटिव आ गया, बीच में 0 ही है, मतलब O है, और यहाँ पे क्या आ गया? P पॉइंट या Q पॉइंट, जहां पे आपको निकालना। मतलब जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो मुझे कुछ इस तरीके से दिखेगा, नेगेटिव Q, पॉजिटिव Q, यहाँ लिखा नहीं है लिख लो, पॉजिटिव Q। क्लियर है यहाँ तक के? और ये O डिस्टेंस, और यहाँ से लेकर यहाँ तक के X डिस्टेंस जो होती है हमेशा। हाँ है ना? तो मुझे क्या ये वाला कंपोनेंट जो इस तरफ P cos थीटा मुझे दिखा रहा है, ये एक्सियल के जैसे दिख रहा है। और अगर मैं इस डाइपोल को इसके हिसाब से रोटेट कर दूं, ये वाली एक्सिस, मतलब क्या, जैसे ये था, क्लियर है, और लाइन एक ऐसी जा रही है, तो मैं क्या किया, इसको ऐसा रोटेट कर दिया। अब चेक करो जरा मुंडी टेढ़ी करके, क्या ये इक्वेटोरियल जैसा दिख रहा है? तो मैंने क्या किया, इसको बस रोटेट कर दिया। जैसे हल्का सा इसको इधर रोटेट किया, इसको इधर रोटेट किया, तो मुझे ये कुछ ऐसे दिखने लग गया। मतलब मैं कह सकता हूँ P sin थीटा वाले कंपोनेंट में ये इक्वेटोरियल जैसे दिख रहा है, एक्सियल वाले में P cos थीटा में एक्सियल जैसा दिख रहा है, और इसमें इक्वेटोरियल। बस करना कुछ नहीं है, इसको एक बार आपको इसके 0 डिग्री पर रोटेट कर देना, एक बार 90 डिग्री में रोटेट कर देना, तो एक बार ये P cos थीटा में एक्सियल जैसा दिखेगा, P sin थीटा में आप लोग को ये इक्वेटोरियल जैसा दिखेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ नेट वैल्यू जो निकल कर आएगी वो क्या आएगी? V नेट की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी V एक्सियल प्लस V इक्वेटोरियल। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे नेट वैल्यू क्या निकल के आएगी? V एक्सियल प्लस V इक्वेटोरियल आएगी। हाँ या ना? V इक्वेटोरियल की और V एक्सियल की वैल्यू क्या होगी? V एक्सियल की वैल्यू जो हमने निकाले थे Kp अपॉन x की पावर 2, जो अभी थोड़ी देर पहले इससे पहले वाला डेरिवेशन करें। लेकिन साथ में अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो तो एक्सियल में क्या है? साथ में cos थीटा, तो यहाँ पे V cos थीटा हो जाएगा। क्लियर है? V इक्वेटोरियल पे क्या होगा? V sin थीटा। लेकिन V की वैल्यू क्या आती है इक्वेटोरियल में? 0। तो मैं कह सकता हूँ इक्वेटोरियल की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसकी वैल्यू Kp अपॉन x का स्क्वायर इंटू cos थीटा हो जाएगी। तो दोनों को मैंने रखा, V एक्सियल की वैल्यू को यहाँ पे रखा और V इक्वेटोरियल की वैल्यू को यहाँ पे रखा, तो ये वैल्यू आपकी हो गई। ये पूरा 0 हो गया, तो आपका ये फॉर्मूला निकल के आ गया। K की वैल्यू हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन x की पावर 2 cos थीटा। तो यहां से निकल जाएगा कि किसी भी रैंडम थीटा एंगल पे 60 डिग्री के लिए निकालना है, 90 डिग्री के लिए निकालना है, 180 डिग्री के लिए निकालना है, 270 डिग्री के लिए निकालना है, तो आपको पोटेंशियल निकालना है, तो ये वाले फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। चलो मैं 2 केसेस दे रहा हूँ होमवर्क। आपको केस नंबर 1 लिखना है,
कि जिसमें थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, तो मुझे बताना है वी की वैल्यू कितनी आएगी कमेंट बॉक्स में। और केस नंबर सेकंड में आपको होमवर्क दे रहा हूं जिसमें थीटा की वैल्यू आपको 90 डिग्री लेना है, तब वी की वैल्यू क्या आएगी वो आप लोग को बताना है। तो इसके थ्रू आप लोग इक्वेटोरियल एक्सियल का फॉर्मूला भी निकाल सकते हो और किसी भी एंगल के लिए आप लोग पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ प्यार मोहब्बत की तरह है कि मतलब कि गर्लफ्रेंड आपसे पूछती है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, तो वो बोलती है मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर आपकी गर्लफ्रेंड आपसे पूछ रही है कि तुम मुझसे दूसरे शहर में रहने चल जाओगे, कितना प्यार करते हो, तो वो बोलेगा तब भी मैं बहुत प्यार करता हूँ। वो बोलेगा कि मैं दूसरे शहर जाकर या दूसरे देश जाकर रहूँ वहाँ पे, तब भी मैं उतना ही प्यार करता हूँ। मतलब क्या उसका प्यार कांस्टेंट है, सेम टू सेम। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसे टाइप का सरफेस होता है जिस सरफेस के अंदर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा सेम मिलती है या सेम या कांस्टेंट मिलती है, उसे कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होता है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होता है जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम मिलती है या कांस्टेंट मिलती है। इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा 3D बनता है, ये चीज याद रखना। जैसे पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज ये गया, ये गया, ये गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, कौन गया अब आप ये समझ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर है? आप यहाँ पे देख रहे हो ये इस तरीके से डैश 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 में बन रहा है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल बनेगा। लीनियर कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है तो इसके लिए सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, मतलब सीधी सीधी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, तो उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा परपेंडिकुलर में बनेगा और हल्का सा टेढ़ा करके देखोगे तो ऐसा दिखेगा। क्लियर है यहाँ तक के? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे देखो मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है, तो सामने से देखोगे तो पॉइंट की तरह दिखेगा, लाइन की तरह दिखेगा एकदम, है ना। लेकिन मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा सा टेढ़ा कर दूं तो ये देखो ऐसे ही दिख रहा है ना, तो सेम ऐसे ही दिखेगा। क्लियर है यहाँ तक के? तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो कई बार बनाने को पूछ लेता है एग्जाम में, आई थिंक अभी आया भी होगा आप लोग को और आ भी सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा रहती है। क्लियर है? आइए जानते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू बराबर मिलती है। क्लियर है? बराबर मिल रही मतलब क्या? जैसे मैंने कहा कि इस पॉइंट पर V1 पर पोटेंशियल जो है और V2 पे जो है ये क्या, लेट से यहाँ पे V पे है एक स्पेसिफिक पोटेंशियल 4 है, यहाँ पे 4, तो 4 - 4 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या निकाल रहे हो? V2 - V1, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, तो 0। तो यही कह रहा है यहाँ पे कि यार इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज 0। क्लियर है? अब पोटेंशियल अगर 0 हो गया है तो मुझे बताइए वर्क डन की वैल्यू क्या होगी? अरे जब यही 0 हो गया है तो वर्क डन भी तो 0 हो जाएगा ना, मतलब कि कोई एक्सटर्नल वर्क डन लगेगा ही नहीं। तो सेकंड प्रॉपर्टी यही कहती है नो वर्क इज डन बाय मूविंग पॉइंट चार्ज ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ में आया सबको? तो किसी भी एक चार्ज को किसी भी पॉइंट से उठाकर इधर से उधर ले जाना है तो कोई भी वर्क डन नहीं लगता। इसी के साथ साथ थर्ड जो पॉइंट वो कहता है ये कि यार जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है उसके परपेंडिकुलर में इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है। जैसे यहाँ पे आप लोग को मैंने डायग्राम दिखाया ना, अब देखो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही होगी, इसलिए ना ये इक्विपोटेंशियल सरफेस की लाइन ये वाली ऐसी बनी। ऊपर की जो होगी ना, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से जा रही होगी, तो इस वजह से ये ऐसी बनी। क्लियर है? क्योंकि परपेंडिकुलर से क्रॉस करते हो। पॉइंट चार्ज में देखो इस तरफ जा रही होगी तो ये, इस तरफ जा रही होगी तो ये, इस तरफ जा रही होगी तो परपेंडिकुलर, इस तरफ जा रही होगी परपेंडिकुलर, इधर भी परपेंडिकुलर, 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 सबको जोड़ दो, सिलेंड्रिकल बन गया, सॉरी स्फेरिकल बन गया। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है तो ये बन गई आप लोग की इक्विपोटेंशियल सरफेस। कितनों को क्लियर हुआ? अगला जो आप लोग का प्रॉपर्टी वो ये कहता है कि कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती ना। आपको समझ रहे हो कि नहीं? इक्विपोटेंशियल सरफेस तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है एक दूसरे से। पॉजिटिव नेगेटिव की मर्ज होती है, इंटरसेक्ट नहीं। इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को काट देना इस तरीके से। क्लियर है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है इक्विपोटेंशियल सरफेस 2 पॉइंट चार्ज का, पॉजिटिव पॉजिटिव का, है ना, और ये है पॉजिटिव नेगेटिव का। तो ये बनाना आना चाहिए तुम लोग को, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जिसका नाम है रिश्ता क्या कहलाता है। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? मतलब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या रिश्ता है इसके बारे में हम जान रहे हैं। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या इसको पता करते हैं? समझो मानो कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ तरीके से होगी। मैंने कहा एक चार्ज है Q, इस चार्ज Q कोई एक पॉइंट 1 पे बैठा हुआ है। मैंने क्या करा, इस टेस्ट चार्ज को उठाया और एक्सटर्नल बंडल लगाया, क्योंकि यार अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोज में ले जा रहे हो तो एक्सटर्नल बंडल लगाना पड़ेगा। तो मैंने क्या कहा, इसको मैंने एक सेकंड, इसको मैंने इस पॉइंट 1 से उठा के पॉइंट 2 में लाकर रख दिया। अब मैंने अगर इसको यहाँ से यहाँ उठा के लगाया होगा तो एक्सटर्नल वर्क डन के साथ साथ एक्सटर्नल फोर्स भी लगा होगा। तो मैंने बेसिकली क्या किया,
मैंने हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला यूज करा वर्क डन अपॉन चार्ज का। वर्क डन कितना हुआ, जो एक्सटर्नल फोर्स लगा, और मैंने कहा कि यार यहां से यहां तक ये डिस्प्लेस करा, तो मैंने क्या कहा, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, dr हुआ। क्लियर है। फोर्स कितना लगा हुआ, दिमाग लगाना, ये चार्ज है जो अपोजिट डायरेक्शन पे जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अगर जाता तो फोर्स होता QE, लेकिन अपोजिट में जा रहा है इसलिए माइनस QE, तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू कितनी हुई, माइनस QE। तो आपने क्या करें, माइनस QE की वैल्यू को यहाँ पे रखे, तो आप लोग का जो वर्क डन आया वो आया माइनस QE dr। क्लियर है यहाँ तक के। इस वैल्यू को आपने इस जगह पे पुट कर दिए तो आपकी वैल्यू निकल के आ गई ये, यहाँ से Q से Q माइनस कर दिए तो फॉर्मूला निकल के आया डेल V विच इज इक्वल टू माइनस E इंटू dr। कई जगहों पे ये फॉर्मूला 2-3 जगहों से ऐसे भी लिखा रहता है, देखो कई जगहों पे इस तरीके से भी दिख जाएगा तुमको, तो उसके लिए परेशान मत होना। क्लियर है। कई जगहों पे आप लोग इस तरीके से भी लिख देते हो, है ना, तो इसमें भी कंफ्यूज मत होना। प्लस माइनस डिपेंड करता है डायरेक्शन किस तरफ है, जैसे ये इस तरफ जा रहा है इसलिए। क्लियर है यहाँ तक, बस कंडीशन पे डिपेंड करता है। बस फॉर्मूला आप लोग क्या याद रखना है कि डेल वी या वी विच इज इक्वल टू E इंटू dr डिस्प्लेसमेंट है नेगेटिव लेकर। क्लियर है यहाँ तक के। तो ये आप लोग का हो जाएगा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से होगी ना, नॉन यूनिफॉर्म है इसलिए टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, तो मैंने क्या करा, टेस्ट चार्ज को लिया, यहाँ से उठाकर यहाँ रख दिया, बीच के डिस्टेंस को dr मान लिया, जो सेम फॉर्मूला है तो वही बस इंटीग्रेशन लगा देना है R1 से R2 तक के, खत्म कहानी। समझ में आया। ज्यादातर ये यूज नहीं होता है तो इसके लिए परेशान नहीं होना, ये ज्यादातर यूज होता है, इसको आप लोग को याद रखना है। क्लियर है दोस्तों। तो चलिए भाई बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या चीज है। तो देखो ध्यान देना, जैसे मैंने एक प्लेट लिया, कौन सी प्लेट, खाने की प्लेट, भंडारे में बैठा हूं, अरे यार कुछ पूछा मैंने कुछ। भाई मैंने पॉजिटिव चार्ज की प्लेट लिया, ये पॉजिटिव चार्जेस है इसके अंदर। क्या बात है भैया, क्या बात है, थोड़ा सा कड़ी भी डाल देते हैं। हाँ जी बिल्कुल भाई, एक ये पॉजिटिव चार्ज की प्लेट है, एक ये नेगेटिव चार्ज की प्लेट है जिसके अंदर नेगेटिव चार्जेस है। आप खुद जानते हो कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्जेस की तरफ जाएगी कुछ इस तरीके से, ऊपर से नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। क्या इतना तुम लोग एग्री करते हो? बिल्कुल कर ही रहे होंगे। क्लियर है। मैंने क्या किया, ये दोनों प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड दौड़ रही है उसके बीचों बीच में टेस्ट चार्ज को रख दिया जिसका नाम है Q नॉट। क्लियर है। इस टेस्ट चार्ज को रख दिया Q नॉट। आप खुद दिमाग लगा के बताना, इस टेस्ट चार्ज को रखा Q नॉट, और मान लो कि यार Q नॉट जो है प्लेट नंबर फर्स्ट या याली प्लेट से इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, D है। क्लियर है। इसको D डिस्टेंस के बीचों बीच मैंने रख दिया, ये इसका नाम क्या है, टेस्ट चार्ज Q नॉट। आप एक चीज ध्यान से सुनना, Q नॉट चार्ज पे क्या फोर्स लगेगा? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ जा रही है तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को धक्का मारने की कोशिश करेगी कि यार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से चलो बेटा नीचे चलो। लेकिन आपको क्या करना है, इस टेस्ट चार्ज को यहीं बैठाल कर रखना है, कहीं खसकाने नहीं देना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितना फोर्स लग रहा है उतना यहां से कर दो। मतलब कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अरे जैसे आप कैफे में गए, आप किसी और के साथ गए थे, 5 मिनट बाद कोई और आ गई जिसके साथ परसों गए थे, तो जली ना, तेरी भी जली ना। होगा क्या, आपके लिए दोनों लड़ेगी, और अगर दोनों का सेम फोर्स लगेगा तो आप अपनी जगह में ही रहोगे। किसी का ज्यादा फोर्स लग जाएगा तो आप उसके तरफ चल जाओगे। लेकिन अगर आपको एक पॉइंट पर रहना तो दोनों के फोर्सेस बराबर लगने चाहिए। इधर से खींच रही है, मेरा है, ये मेरा है, आयुष, आयुष मेरा है, आयुष मेरा है, आयुष तो वहीं पे है। क्लियर है। तो सेम टू सेम यहाँ पे जैसे मैं चार्ज को रखूंगा D डिस्टेंस पर इस प्लेट से, तो इस पे अपने आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, FEL, कोलम्बियन फोर्स। तो अगर मुझे इस टेस्ट चार्ज को यहीं बैठा के रखना तो जितना कोलम्बियन फोर्स लग रहा उतना ही एक्सटर्नल वर्क डन या सॉरी फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा, सो दैट ये चार्ज यहीं पे बैठा रहे। तो मुझे करना क्या है, देखो यहां पे इसी के थ्रू मुझे पूरा का पूरा डेरिवेशन सॉल्व करना है। पहले तो ये समझ लेते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन क्या कहती है। पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन ये कहती है कि यार जैसे जैसे आप लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते जाओगे पोटेंशियल की वैल्यू बदलते जाएगी। तो पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते रहती है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। चलिए इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आप जानते होंगे कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब वर्क डन लग रहा है। तो मैंने क्या किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, और वो होता है डेल वी विच इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। अब मैंने क्या करा, मैंने वर्क डन निकालने की कोशिश किया। आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे फोर्स इस तरफ लग रहा है, एक्सटर्नल वर्क डन इसके अपोजिट में लग रहा है, तो ये फोर्स अपोजिट इन डायरेक्शन है ना, इसलिए मैं इसको नेगेटिव ले लूंगा। इनटू डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट कराने की कोशिश कर रहा हूं कि यार ये ना हिले, D डिस्टेंस पे। क्लियर है। तो मैंने क्या लिया, माइनस फोर्स एक्सटर्नल वाला इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी वैल्यू को मैंने यहां पे रख दिया। जैसे मैंने इसकी वैल्यू को यहां पे रखा तो ये आप लोग का फॉर्मूला ऐसा इवॉल्व हो गया। अब यार आप लोग अगर अच्छे से ऑब्जर्व करो तो यहां पे जैसे आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे फोर्स कितना आया होगा, -QE।
इसकी वैल्यू को यहाँ रख दिए, या क्यू ना लेते हुए क्यू नॉट लो, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने क्यू नॉट चार्ज लिया, तो क्यू नॉट लिए तो क्यू नॉट ई हो गया, माइनस तो यहाँ से चल ही रहा था, माइनस से माइनस कट गया, वैल्यू कितनी निकल के आई डेल वी विच इज इक्वल टू माइनस ई डी। ये देखकर ऐसा लग रहा होगा रिलेशन बिटवीन वी और ई है। हाँ जी, बस आपको डी को नीचे ले लेना है और फॉर्मूला ऐसा बना देना। तो ये जो फॉर्मूला निकल कर आया इसे ही कहा जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला। इसको 2-3 तरीके से लिखते हैं, कई किताबों में आपको ऐसा दिखेगा, ई विच इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर। मतलब वहां पे क्या करे होंगे, जो डिस्टेंस रही होगी प्लेट से लेकर चार्ज तक के वहां की डिस्टेंस को डी आर दे दिया होगा। ठीक है, तो डेल वी लिख दो, कैपिटल डेल मतलब बड़ा डेल छोटा डेल ले तो कोई दिक्कत नहीं है। कई जगहों पे कई बुक में आपको ऐसा भी दिखेगा, माइनस भी लगाते हुए। ठीक है, कई किताबों में आपको ऐसा दिखेगा, तो ये भी सही है। क्लियर है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। क्लियर है, हमने बस यहाँ डी कैपिटल लेकर चले इसलिए ऐसा है, स्मॉल डी लेकर चले। कई लोग इसको डी आर ले लेते, कई इसको डेल आर ले लेते, कुछ भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है, तो फॉर्मूला बस मेन ये याद रखना है कि कुछ इस तरीके से आप लोग का पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू होती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, वो ये कहता है कि चेंजिंग इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंजिंग वर्ड जब भी लगाए मतलब डी, चेंजिंग इन पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी के लिए यू लगाएंगे, तो चेंजिंग इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ वर्क डन, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला। क्लियर है, या आप मोटे मोटे तौर पे याद रखो, चेंजिंग इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी विच इज ऑलवेज इज इक्वल टू दी माइनस ऑफ वर्क डन, ये कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया, डी यू विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन। क्लियर है, और अगर प्रॉपर डेफिनेशन के हिसाब से कहें तो माइनस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन। तो आप मुझे बताइए, डी यू विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन हो रहा है, मतलब क्या, डी यू है मतलब क्या, यू वन माइनस यू टू विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन। फॉर एग्जाम्पल किसी चार्ज को अपने आप, अब आप खुद समझो, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है अपने आप अगर कोई टेस्ट चार्ज आ जाए तो उसको अपने आप पॉजिटिव ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन लगता है। लेकिन आप लोग याद करो, चार्ज के अपोजिट में अगर किसी टेस्ट चार्ज को धक्का मार के ले जाओगे तो क्या होगा, एक्सटर्नल वर्क डन होगा। अगर इसकी वैल्यू इस तरफ पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू इसके अपोजिट होगी। तो सीधी सिंपल बात, अगर ये नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन है तो एक्सटर्नल वर्क डन के लिए क्या होगा, पॉजिटिव ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन, मतलब डी यू की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन। तो दोनों याद रखना, ठीक है ना, डी यू विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन, और एक्सटर्नल वर्क डन के हिसाब से देखा जाए तो पॉजिटिव ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन। तो याद रखो, डी यू मतलब चेंजिंग इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम विच इज ऑलवेज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन। क्लियर है, ये सिंपल वर्क डन भी कह दोगे तो चल जाएगा। क्लियर है, तो ये फिनोमेना याद रखना, छोटा सा पूछ सकता है लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका डेरिवेशन है। तो चलो आ देखते हैं, तो चलिए समझते हैं आखिर इसको। तो इसको समझने के लिए मैं काम कर रहा हूँ, अलग से डायग्राम बना दे रहा हूँ सो दैट तुम लोग को अच्छे से समझ में आ सके। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, दो चार्जेस को उठा के लेके आने वाला हूँ इन्फिनिटी से। अब आप बोलोगे दो चार्जेस को क्यों उठा के ला रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ चार्जेस पे वर्क करता है। क्लियर है, तो मानो कि एक पॉइंट 1 है और यहाँ पे कोई पॉइंट 2 है, और ये जो चार्जेस जहां से आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं, इन्फिनिटी से आ रहे हैं। क्लियर है, यहां तक के चार्जेस कहां से आ रहे हैं, इन्फिनिटी से। मैंने क्या किया, मानो ये दोनों पॉइंट के बीच में आर डिस्टेंस है। क्लियर है, दोनों पॉइंट के बीच में आर डिस्टेंस है। मैं क्या कर रहा हूं, बेसिकली सबसे पहले इस चार्ज को उठाकर यहां लेकर आया। तो जैसे मैं इस चार्ज को उठाकर यहां लेकर आऊंगा तो आप मुझे एक बात बताओ, जगह तो पहले से खाली थी, कोई फोर्स वोर्स लगा हुआ कि चार्ज पे, नहीं, आराम से आ गया होगा। अरे भाई, आपको एक रूम के अंदर, आपके घर के अंदर, आपके जो एक रूम है वहां पे आपको चॉकलेट पड़ी मिल जाए तो आप आराम से, आपको कोई रोकने वाला नहीं, खा भी लोगे, किसको क्या मालूम। क्लियर है कि नहीं, तो सेम टू सेम यही हुआ कि इस टेस्ट चार्ज को जैसे इन्फिनिटी से उठाकर यहाँ लेकर आए होंगे तो क्या एक्सटर्नल वर्क डन लगा हुआ, एक्सटर्नल वर्क डन तो तब लगता है जब कोई पहले से प्रेजेंट एंटिटी धक्का वक्का लगाते रहे, तो आप जानबूझ के और जाओगे, अरे मैं तो जाके रहूंगा, यहाँ पे तो कोई था ही नहीं। तो सीधी सिंपल बात है, यहाँ पे वर्क डन लग रहा होगा कि नहीं, तो मतलब जब पहली बार लेकर आ रहे होंगे तो एक्सटर्नल वर्क डन की वैल्यू 0 हो रही होगी, मतलब क्या, पहले चार्ज को उठाकर जब ला रहे होंगे तो। अब इसी तरीके से आप लोग क्या कर रहे हो, दूसरे चार्ज जो जिसका नाम है Q2, अब आप क्या कर रहे हो, Q2 को उठाकर सेकंड पॉइंट में ला रहे हो यहां पे। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब सेकंड चार्ज को उठाकर लेकर आया जाएगा तो सीधी सिंपल बात है, पहला चार्ज क्या फोर्स लगाएगा, जी हाँ, क्योंकि ये चार्ज ने अपनी फील्ड यहाँ बना लिया है। जब ये आया था तो यहाँ पे कोई नहीं था, जैसे ही आया तो अपनी फील्ड यहाँ पे इसने बनाया, जैसे ही फील्ड बनाया तो जैसे ही सेकंड चार्ज यहाँ पे आएगा तो ये इस पे फोर्स लगाने की कोशिश करेगा। सीधी सिंपल बात, ये चार्ज इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा जिससे थोड़ा सा डिस्प्लेस होगा। आपको क्या करना है, इसको यहीं बैठा के रखना है। तो आपको जितना फोर्स यहां से लग रहा है उसका एक्सटर्नल फोर्स आपको लगाना पड़ेगा जिससे कि चार्ज यहां बैठ रहे। सेम टू सेम कंडीशन वैसी, बस ये एक चीज याद रखना है यहाँ पे कि जब पहले चार्ज को आप उठाकर लेकर आओगे तो जो वर्क डन है आपका वो कितना लगेगा, तो जो वर्क डन है आप लोग का वो 0 लगेगा। लेकिन जब सेकेंड चार्ज को उठाकर लाओगे
तो यहाँ पे वर्क डन लगेगा कुछ ना कुछ। क्लियर है? कितना लगेगा वो कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है? सेम टू सेम देखो, चार्ज को जब उठा के लाए तो यहाँ लेकर आए, मैंने माना ये 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस r है। सेकंड चार्ज को जैसे उठा के लाए तो ये डिस्प्लेस हुआ होगा, तो जितना फोर्स यहाँ से लग रहा होगा मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक, उतना ही एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, तो ये वैल्यू निकल जाएगी। अब देखो, सबसे पहली चीज हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एनर्जी, मतलब du विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल वर्क डन। मतलब क्या, 2 चार्जेस आ रहे हैं इसलिए दोनों का समेशन करके माइनस टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन में कौन कौन होगा? माइनस ब्रैकेट के अंदर वर्क डन फर्स्ट वाला ये, वर्क डन सेकंड वाला ये। तो चलिए निकालते हैं दोनों की वैल्यू और दोनों की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। तो आपने क्या करें, सबसे पहले देखो, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी, तो वर्क डन तो 0 रहा होगा। पोटेंशियल एनर्जी मतलब U1 की वैल्यू भी 0 ही रही होगी। अरे किसी एक चार्ज को वहां से वहां उठा के लाओगे तो उसकी एनर्जी भी 0 हुई ना, वर्क डन 0 है तो, हाँ है ना, क्योंकि वर्क डन और एनर्जी एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं ना। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो देखो ये 0 हो गया U1 की वैल्यू। सेकंड चार्ज को जैसे उठा के लाओगे तो कुछ होगा क्या? जी हाँ होगा। आप जब उसको उठा के लाओगे तो वर्क डन लगेगा, कितना लगेगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब dr। और इन्फिनिटी से उठा के लाए r डिस्टेंस पे, तो फोर्स मतलब वर्क डन कितना निकल के आएगा? माइनस Q1 Q2 अपॉन r का स्क्वायर dr। कितनों को ये चीज क्लियर हुई? तो ये मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका है सब लोग को। यहां से W1 निकल गया, यहां से W2 निकल गया। दोनों की वैल्यू को आपको इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है, W1 W2 पे, और साथ ही साथ U1 की वैल्यू को पुट करना है। तो सीधी सिंपल बात है, आपकी वैल्यू आगे कैलकुलेट हो जाएगी। देखो U2 यहाँ पे रखें, सॉरी U1 यहाँ रखेंगे तो 0 आया, हाँ या ना। W1 यहाँ रखे तो 0 आया। W2 की वैल्यू यहाँ पे रखे, इतनी आई। ये माइनस है तो ये ब्रैकेट खुलने के बाद माइनस K Q1 Q2 इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से r 1 अपॉन r का स्क्वायर dr होगा। क्यों? क्योंकि जिसका डेरिवेटिव है सिर्फ उसको साथ में रखेंगे इंटीग्रेशन के, बाकी सबको बाहर कर देंगे। क्लियर है? तो जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 1 अपॉन r का स्क्वायर है, तो ये -2 होगा +1 -2 +1। अरे इंटीग्रेशन में जैसे करते हैं तो वैल्यू कितनी आएगी? -1 अपॉन r। तो एक बार r रखोगे, एक बार इन्फिनिटी रखोगे, जैसे पहले करे थे सेम वही कर रहे हैं और कुछ नहीं रहे हैं। क्लियर है? तो एक बार r रखे तो -1 अपॉन r माइनस ब्रैकेट के अंदर -1 अपॉन इन्फिनिटी। तो -1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू 0 हो जाती है पूरी पूरी। ये माइनस दोनों मिलकर प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्लस हो जाना चाहिए था, लेकिन मैंने कर नहीं पाया, कर देता हूँ। लीजिए, तो यहाँ पे प्लस हो गया और वैल्यू आपकी क्या बची? वैल्यू बची आप लोग की K Q1 Q2 अपॉन R। क्लियर है? का स्क्वायर नहीं आएगा, या मैं कह सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। तो यहाँ से आप लोग का फॉर्मूला निकल के आ गया। मेरे ख्याल से तुम लोग को क्लियर हो चुका होगा। तो अभी तक क्या आप लोगों ने कुछ नए फॉर्मूलेज इवॉल्व होते हुए देख लियो। देखो, सबसे पहले देखे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब क्या? कोलम्बियन फोर्स जिसको कह सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। फिर देखे आप लोगों ने E विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। फिर आप लोगों ने देखे V विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। फिर आप लोगों ने देखे U विच इज इक्वल टू, जो अभी देखे 1/U है भाई, है ना U। भाई ये कैसा U है? छी 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 बेटा मस्ती नहीं। छी 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 उड़ाक। तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन मतलब Q1 Q2 अपॉन R। तो ये तीनों चारों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हो एक के बाद एक चलते हुए आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। याद है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल की वैल्यू निकाले थे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल की वैल्यू किसके पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने क्या करे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिए, उसमें एक डाइपोल को प्लेस कर दिया। डाइपोल मतलब ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, बीच में O डिस्टेंस, L डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की L डिस्टेंस। आप नहीं जानते हो कि यहाँ पे एंगल कितना है, मैंने माना एंगल थीटा। आप जानते हो ये चीज पहले से, क्या जैसे आप डाइपोल को इसमें प्लेस करोगे तो पहले चैप्टर के अकॉर्डिंग हमने पढ़े कि यहाँ पे टॉर्क जनरेट हो जाएगा। इधर होगा τ1, इधर होगा τ2। क्लियर है? नेट टाउ निकल के आता है। टाउ की वैल्यू हमें मालूम है कितनी होती है। क्लियर है? तो हम मालूम है हमें कि यहाँ पे कितना टाउ की वैल्यू होती है, हमें यू की वैल्यू निकालना है। क्लियर है? कैसे निकालेंगे आगे बताऊंगा। यहां तक क्लियर? हमने क्या करें, जानबूझ के ये जो डाइपोल था इसको ऐसे कर दिया। क्लियर है? अपोजिट मतलब एक्सटर्नल वर्डन लगा के। क्लियर है? देखो ये घूम तो इस तरफ रहा था, हमने क्या करा, इसको अपोजिट में घुमा डाले इस तरफ। तो मैंने माना कुछ इस तरीके से मैंने इसको रोटेट कर दिया और यहाँ पे एंगल बन गया एंगल θ2। मैंने क्या किया, इसको θ1 से θ2 में रोटेट कर दिया। कहां पे? एंटी क्लॉकवाइज मतलब एक्सटर्नल वर्क लगा के। क्लियर है? तो हमने कंसीडर कर एक डाइपोल है जो चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव है का है, जिसको हम लोगों ने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिए। हम यहाँ पे जो नेट टॉर्क निकल के आएगा वो कितना आएगा भाई, पहले कैलकुलेट कर चुके हैं चैप्टर 1 में, P क्रॉस E, जिसको हम P sin थीटा कहते हैं। यहाँ पे जो टाउ है या जो
टॉर्क जनरेट हो रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जनरेट हो रहा है, लेकिन हम लोगों ने जो रोटेशन जानबूझ के कराया है एक्सटर्नल वर्क। देखो यार, जब भी एनर्जी निकालोगे तो एक्सटर्नल वर्क डन तो करना पड़ेगा ना, मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगाकर। तो हमने कैसे करे, θ1 से θ2 एंटी क्लॉकवाइज में। मानो यहाँ पे θ1 था, इसको जानबूझ के घुमा के θ2 कर दिए सो दैट आप लोग का पोटेंशियल एनर्जी निकल सके। तो इसको इस तरीके से कर लिए। अब आप बोलोगे वर्क डन कैसे होगा, देखो यहाँ रोटेट किया गया है, रोटेटिंग वेक्टर है, तो वहां पे क्या था, फोर्स लग रहा था, तो जो फॉर्मूला होगा वर्क डन का वो चेंज हो जाएगा। वहां पे फोर्स था तो यहाँ पे फोर्स के फॉर्म में क्या है, टॉर्क है ना, टॉर्क ही तो फोर्स के फॉर्म, टॉर्क भी तो फोर्स ही होता है ना एक किस्म से, है ना। अरे घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, रोटेशनल मूवमेंट में, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे लेंथ का हो रहा होगा या थीटा का हो रहा है। अरे रोटेटिंग है इसलिए थीटा आएगा, तो यहाँ पे डी थीटा आया, तो मैंने फोर्स की जगह पे टाउ लिखा और रोटेटिंग कंपोनेंट है इसलिए डी थीटा लिखा। क्लियर है, कहाँ से कहाँ रोटेट हो रहा है, θ1 से θ2। क्लियर है यहाँ तक कि डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट हटाओगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। तो आप सभी लोग जानते हो कि यार यहाँ पे कितने का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो हो रहा है 180 डिग्री का। तो जैसे आप लोगों ने यहाँ कॉस 180 डिग्री रखे तो कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, -1 आ गया, बची वैल्यू कितनी है, डी थीटा बची। अब यार यहाँ पे टाउ क्या है, सॉरी डी थीटा नहीं, मतलब टाउ डी थीटा बची। तो टाउ की वैल्यू क्या है, टाउ की वैल्यू होती है पीई साइन थीटा। तो आपने यहाँ पे पीई साइन थीटा रखे, डी थीटा फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1, और पी की वैल्यू बाहर हो जाएगी तो माइनस पीई। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस थीटा आएगा, वो भी माइनस कॉस थीटा, और एक बार रखेंगे θ1 θ2। आप यहाँ पे ध्यान देना, एक बार θ2 रखेंगे, एक बार θ1 रखेंगे, तो माइनस बाहर हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। ये एक बार θ2 रखे तो माइनस कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। तो यहां से आप लोग का वर्क डन निकल के आ गया। आप सभी समझदार हो यार, फॉर्मूला क्या होता है, डी यू विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन, खत्म कहानी। तो चलिए चेक करते हैं। तो डी यू विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन, जो वर्क डन की वैल्यू निकल कर आई थी उसके सामने माइनस लगा दो, तो डी यू की वैल्यू ये कैलकुलेट होकर आ जाएगी। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो कि θ1 की वैल्यू अगर 90 डिग्री रखेंगे तो u1 की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि cos 90 0 होता है, तो पूरा का पूरा एनर्जी भी 0 हो गई, है ना, वर्क डन ही 0 हो जाएगा पूरा। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमने अज्यूम करे ये चीज, ठीक है ना, एनसीईआरटी में इस तरीके से करा गया, इसलिए हम लोग करके देख रहे हैं कि अजम्पशन इस तरीके से लेंगे तो इस डेरिवेशन का क्या होगा। डी मतलब क्या, मतलब चेंजिंग इन द पोटेंशियल एनर्जी। तो u2 माइनस u1 फाइनल माइनस इनिशियल, तो u1 की वैल्यू 0 ले लिए और θ1 की वैल्यू 0 ले लिए, तो cos 90 0 हो जाएगा। तो बचेगा कितना, u2 माइनस 0 विच इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस θ2 माइनस cos 90। cos 90 की वैल्यू 0 हो चुकी है, तो u2 विच इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस θ2। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसा भी लिख सकता हूँ कि u विच इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस θ2 या थीटा सिंपल। तो ये फॉर्मूला आप लोग का एनर्जी का बन जाएगा। क्लियर है, तो माइनस पीई कॉस थीटा और कॉस थीटा। अब देखो ध्यान देना, ए बी ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, ए क्रॉस बी कितना होता है, ए बी साइन थीटा होता है, सीधी सिंपल बात। तो ए डॉट बी है तो यहाँ पे कॉस दिख रहा है, देखो ए बी कॉस थीटा, तो मतलब कितना ए डॉट बी, तो यहाँ कितना है u विच इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। तो यहाँ से एनर्जी की वैल्यू निकल गई। ये आपका छोटा सा होमवर्क है कि अगर मैं यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री या 270 डिग्री रखता हूँ तो क्या होगा भैया, टॉर्क की वैल्यू तो मैक्सिमम आएगी, क्योंकि कॉस सॉरी साइन 90 मैक्सिमम हो जाएगा, यहाँ पे साइन की वैल्यू मैक्सिमम होती है ना, तो यहाँ पीई मतलब टाउ की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी। एनर्जी की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस पीई कॉस 90, और cos 90 कितना होता है 0। तो मैं कह सकता हूं कि जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, डाइपोल का एंगल 90 डिग्री में हो जाएगा, तो टॉर्क तो मैक्सिमम लगेगा लेकिन एनर्जी 0 हो जाएगी। क्लियर है, इसी के साथ साथ जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी या 180 डिग्री तो तब क्या होगा, तो सीधी सिंपल बात है कि अगर यहाँ पे 0 या 180 डिग्री होगी तो टॉर्क 0 हो जाएगा। क्लियर है, जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा तब, तो टॉर्क तो 0 लगेगा क्योंकि कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है इस पे, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी लगेगी। तो यहां पे ध्यान देना, जब cos 0, देखो थीटा 0 के केस में अगर देखें तो यहां पे आप लोग cos 0 कितना होता है, वो होता है 1 होता है, तो माइनस पीई हो गया। माइनस पीई आया मतलब क्या, मिनिमम एनर्जी लग रही है, और cos 180 डिग्री मतलब कि cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो -1 की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो पीई आ जाएगा प्लस में, तो यू की वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी। तो याद रखना, जब 90 डिग्री या 270 डिग्री रखेंगे तो टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होगी लेकिन एनर्जी 0 हो जाएगी। कॉस, और जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री या 180 डिग्री रखेंगे तो यू की वैल्यू है, एनर्जी की वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम दोनों होगी, साथ ही साथ टॉर्क की वैल्यू तो नेग्लिजिबल होगी। क्लियर है, यहाँ तक के मिनिमम कब होगी, 0 डिग्री में होगी, मैक्सिमम कब होगी 180 डिग्री में। तो यहाँ तक के था हमारा आज का ये टॉपिक। आई होप तुम लोग को सभी को समझ में आ गया होगा और तुम लोगों ने यहाँ काफी ज्यादा एंजॉय किए होंगे।
तो इसी के साथ साथ तुम लोग को बस क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस कर लेना। मैंने आप लोग को रिकमेंड कर चुका हूँ क्वेश्चन बैंक, उसको ले लो। अच्छे क्वेश्चन बैंक है, उसमें अच्छे क्वेश्चन दिए हुए, आप लोग उसके थ्रू प्रैक्टिस करें अपनी घर बैठी तगड़ी वाली। और साथ ही साथ आप लोग को सारा कंटेंट में ऐसा वाला प्रोवाइड करता रहूँगा। होप सो तुम लोगों ने आज के इस सेशन को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किए होंगे। तो साथ ही साथ मुझे फॉलोअप जरूर कर लेना अनअकैडमी में, टेलीग्राम के चैनल पे और इंस्टाग्राम पे भी, सो दैट आप लोग हमेशा मुझसे जुड़े रह सको। इसी के साथ साथ इस क्लास के नोट्स को डाउनलोड करना है तो आप लोग यार डाउनलोड कर सकते हो मेरी वेबसाइट से फ्री ऑफ कॉस्ट, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। साथ ही साथ फिजिकल एजुकेशन का कंटेंट भी मैं इस चैनल पर प्रोवाइड करता रहता हूँ। प्लीज़ यार थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत है, आप अपने दोस्त यार सभी को सेंड करें और उन्हें भी बताएं कि यार भैया प्यारा कंटेंट लेकर आ रहे हैं आप लोग के लिए, तो देखो एंजॉय करो और अपने बोर्ड्स एग्जामिनेशन में आग लगा दो। तो चलिए एंड करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। पढ़ाई करते रहो, सदा सेक्सी रहो मेरे स्टूडेंट।